प्यारे बच्चों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम आपको इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो यही चैप्टर हम आपको बता रहे थे। और इस चैप्टर में हम आपको पीछे के कुछ वीडियो में आपको 15 नंबर क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके थे। 15 नंबर क्वेश्चन था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो यहाँ तक तो हम आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके थे। इस वीडियो से हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा था। तो हम लोग आज यहीं से शुरू करेंगे और इसके आगे जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा था। तो देखिए इसका आंसर होगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नेपोलियन के बारे में पूछा जा रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान था। तो नेपोलियन का योगदान था कि नेपोलियन इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर निकालकर वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया था। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता की सिद्धांत को जन्म दिया। याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता की सिद्धांत को जन्म दिया और 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 39 राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब 300 छोटे छोटे राज्य थे जिसे सभी को जोड़ करके सिर्फ 39 राज्यों में परिवर्तित कर दिया गया तथा 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की स्थापना की। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 1806 ईस्वी में किस चीज़ की स्थापना हुई, या फिर पूछेगा कि जर्मन राइन संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि जर्मन राइन संघ की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका यही कह रहा था। अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी कौन था। नाम ध्यान रखिएगा, आपके पहले चैप्टर में ही पढ़ना है मेजनी के बारे में। तो हम आपको बताते हैं कि मेजनी कौन था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। अगर इटली के एकीकरण का मसीहा किसी को कहा जाता है तो वह मेजनी को ही कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। जो मेजनी था वह एक कर्मठ कार्यकर्ता भी था, लेखक भी था और एक दार्शनिक था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था जिसका समर्थन तमाम जनता ने की, और 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है कि 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई। ऐसे हम आपको जब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें इन सभी क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे और आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना कौन किया था? तो आपको बताना है कि यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था। तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की गई। तो चलिए, मेजनी के बारे में यही कहा गया था कि मेजनी एक कर्मठ कार्यकर्ता था, एक लेखक था, एक दार्शनिक था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया, फिर 1831 में यंग इटली की स्थापना की और फिर 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट काबूर कौन था। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काउंट काबूर कौन था। तो देखिए, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था। जो काउंट काबूर था वह एक सफल कूटनीतिज्ञ था ही, इसके अलावा एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था जो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था। ठीक है, यह जो काउंट काबूर था वह कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था और निरंकुशवाद का पक्का व्यक्ति था।
यह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वह जानता था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन था, तो इटली के एकीकरण के सबसे बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया। अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर ली कि फ्रांस से मिल करके हम ऑस्ट्रिया को हरा देंगे। लेकिन बात यहाँ पर यह था कि जबकि फ्रांस पहले ही ऑस्ट्रिया का पक्का मित्र था, मतलब फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों पक्का मित्र था, लेकिन जो काउंट काबूर था वह फ्रांस से दोस्ती कर ली कि फ्रांस से दोस्ती करके हम ऑस्ट्रिया को हरा पाएंगे। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है कि ये इटली और जर्मनी क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। काउंट काबूर के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती कर ली, लेकिन फ्रांस और ऑस्ट्रिया तो पहले से ही दोस्त था और इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहता था। कौन? तो काउंट काबूर। काउंट काबूर इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहता था, लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। चलिए काउंट काबूर के बारे में यही परिचय था। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इटली के 3 विभूति कौन हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में यह हमेशा पूछा जाता है कि इटली के 3 विभूति कौन हैं। तो पहला देखिए, मेजनी के लिए आत्मा और काबूर के लिए बुद्धि, गैरीबाल्डी के लिए तलवार, अपवाद में विक्टर के लिए पूरा शरीर। यही 3 विभूति था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इटली के लिए। ध्यान रखिएगा, मेजनी के लिए आत्मा था, काउंट काबूर के लिए बुद्धि था, गैरीबाल्डी के लिए तलवार था, अपवाद में अगर देखा जाए तो विक्टर के लिए पूरा शरीर था। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी संभावना है कि आपसे यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यही याद रखिएगा कि रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। जो बिस्मार्क था वह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। इसका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। बिस्मार्क का कहना था कि सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा, अगर जर्मनी और इटली का एकीकरण करना है तो इसके लिए विशाल सेना का संगठन करना होगा। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क कौन था। अभी हम आपको जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं सीरियल नंबर से 16, 17, 18, 19, 20 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार न समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, लेकिन आज का इस वीडियो में जितने सारे भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को एकदम आप याद कर लीजिएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मार्क कौन था। तो यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो हिगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, तो हिगेल के विचारों से प्रभावित था। यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी तथा उदारवादी आदि का समर्थक था। जो बिस्मार्क था वह राजतंत्र का भी समर्थक था, प्रजातंत्र का भी समर्थक था, निरंकुशवाद का भी समर्थक था, कट्टरवादी का भी समर्थन था एवं उदारवादी का भी समर्थक था। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया। ऊपर में हम आपको बता रहे थे कि यह सोच रहा था कि जर्मनी और इटली का यदि एकीकरण करना है तो इसके लिए विशाल सेना का संगठन करना पड़ेगा। तो बिस्मार्क ने किया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया। प्रसा का शासक विलियम प्रथम यह जानता था कि जब तक कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह पराजित नहीं कर दिया जाता है तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। जो पहले प्रसा का शासक था विलियम प्रथम, वह जानता था कि जब तक हम फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह पराजित नहीं करेंगे, मतलब फ्रांस और ऑस्ट्रिया को नहीं हराएंगे, तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है और यह काम बिस्मार्क ही कर सकता है।
ठीक है, विलियम प्रथम यह सोच रहा था कि यदि फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराना है तो हमें बिस्मार्क से दोस्ती करना पड़ेगा और यह बिस्मार्क ही कर सकता है। तो चलिए, यह जो क्वेश्चन था यही कह रहा था कि बिस्मार्क के बारे में पूरा परिचय। अब चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है, तो देख रहे हैं यह भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इधर देख रहे हैं साइड में लिखा हुआ है वीवीआई, जो कट गया है, यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि 22वां नंबर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा है? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान रहा? ऊपर हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हो। अब एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका रहा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऊपर के क्वेश्चन में हम देखें कि विलियम प्रथम यह सोच रहा था कि यदि जर्मनी का एकीकरण करवाना है, ठीक है, ऑस्ट्रिया को हराना है, तो हमको बिस्मार्क से दोस्ती करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि बिस्मार्क क्या भूमिका निभाया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान रहा। ठीक है, जब से यह प्रसा का चांसलर बना तब से इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना था। मतलब जब से यह प्रसा का चांसलर बना था कौन? बिस्मार्क, तब से इसका सिर्फ और सिर्फ उसका मुख्य उद्देश्य था कि जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना है। इसके लिए चाहे मुझे आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े। इससे रक्त और लौह की नीति अपनाया था। इसका कथन था कि भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया गया था। ठीक है, जो बिस्मार्क था यह रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था? तो बिस्मार्क अपनाया था। ठीक है, तो यह रक्त और लौह की नीति अपनाया और इसका कहना था कि सिर्फ भाषण से कुछ नहीं होगा। और इसने विशाल सेना का संगठन किया जिसके सेना में उत्तम भोजन, उत्तम सुविधा तथा सही समय पर वेतन दिया। मतलब सेना तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन उसको संभाला भी बहुत अच्छी तरह से। कैसे संभाला? तो जितने सारे भी सेना थे सभी को बढ़िया भोजन दिया, उत्तम सुविधा दिया और सभी सेना का वेतन भी वह समय पर दिया। इसने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रूस, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली और इस प्रकार यह 3 युद्ध करता है। ठीक है, मतलब पहले तो यह रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से मित्रता कर ली सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को पराजित करने के लिए, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, और बाद में यह 3 युद्ध करता है। ठीक है, कौन? बिस्मार्क। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान था। अब हम लोग बारी बारी से नीचे देखेंगे कि वह 3 युद्ध कौन सा करता है जो कि जर्मनी के एकीकरण के लिए किया गया था। तो सबसे पहला युद्ध हम लोग देखेंगे जो कि हुआ डेनमार्क से युद्ध। ठीक है, सबसे पहला युद्ध यह लड़ा डेनमार्क से, जो 1864 ईस्वी में लड़ा गया। तो यह युद्ध राज्य क्षेत्र को लेकर हुआ था, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किया था। जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया था। इसमें प्रसा को सोल्सबिंग तथा ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। ठीक है, इस युद्ध के क्या नतीजे हुए? तो इसमें प्रसा को सोल्सबिंग तथा ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। अब दूसरा युद्ध है ऑस्ट्रिया से युद्ध। ठीक है, ऑस्ट्रिया से युद्ध किया। तो इस युद्ध में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। दूसरा युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ, जिसमें प्रसा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया, जो कि 1866 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा और सबसे अंतिम युद्ध हुआ फ्रांस प्रसा का युद्ध, जो कि 4 साल बाद हुआ। मतलब ऑस्ट्रिया से जो युद्ध हुआ 1866 में, उसके 4 साल बाद मतलब 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था और स्पेन की राजगद्दी को लेकर इस युद्ध में भी ऑस्ट्रिया फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई। ठीक है, यह जो युद्ध हुआ सबसे लास्ट वाला प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध, इसमें भी ऑस्ट्रिया फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई और अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल कर रख दिया। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत अधिक भूमिका थी, बहुत अहम भूमिका थी, जो कि पूरे यूरोप के मानचित्र को ही बदल करके रख दिया। और उन्हें जर्मनी को एकीकरण करने के लिए 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जो कि हम आपको बारी बारी से ऊपर बताए। अब देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जालवेरिन क्या है। जालवेरिन क्या है? तो यह एक प्रकार की व्यापारिक संस्था है। जालवेरिन के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो यह एक प्रकार की व्यापारिक संस्था है जिसका निर्माण 1834 ईस्वी में किया गया था और जर्मनी 1844 ईस्वी में इसका सदस्य बन गया।
ठीक है। तो जालबेरिन के बारे में बस आपको इतना ही लिखना है कि यह एक प्रकार की व्यापारिक संस्था है जिसका निर्माण 1834 ईस्वी में किया गया था और जर्मनी 1844 ईस्वी में इसका सदस्य बन गया। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखे। यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे पहले साल का तो आप उसमें देखेंगे कि यह क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा। गैरीबाल्डी के कार्यों को लिखें कि गैरीबाल्डी ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गैरीबाल्डी के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या था। तो देखिए पहला है कि 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र जैसे सिसिली, नेप्सल्स के क्षेत्रों पर जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास करता है। कौन? गैरीबाल्डी। ठीक है, 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, लेकिन इटली का जो कुछ क्षेत्र था जैसे सिसिली हो गया, नेप्सल्स के क्षेत्र हो गया और जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास करता है। यह पेशे से एक नाविक था। ठीक है, यह पेशे से क्या था? तो एक नाविक था। यह मेजनी का समर्थक था और मेजनी के सपना को पूरा करना चाहता था। मतलब यह मेजनी का समर्थक था और मेजनी का जो सपना अधूरा रह गया था, मेजनी का जो काम बाकी रह गया था, इसे वह पूरा करना चाहता था। इन्होंने अपने सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था। इन्होंने मतलब गैरीबाल्डी ने अपने सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था। इसने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया और इसका विरुद्ध काउंट काबूर ने किया और अंततः अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र, ठीक है, विक्टर को सौंप दिया। यहाँ पर गैरीबाल्डी के बारे में कहा जा रहा है कि 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया और इसका विरुद्ध मतलब गैरीबाल्डी जब रोम पर आक्रमण किया तो इसका विरुद्ध में काउंट काबूर खड़ा हो गया और काउंट काबूर इसका विरोध किया और जब इसके विरोध में काउंट काबूर खड़ा हो गया तो गैरीबाल्डी ने अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया, जो कि इटली का शासक था। विक्टर कौन था? तो इटली का शासक था और खुद एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगा। मतलब जब गैरीबाल्डी के विरोध में काउंट काबूर खड़ा हो गया तो वह अपना सारा खजाना था, सारा क्षेत्र था, वह विक्टर को सौंप दिया और जो कि पहले से इटली का शासक था और खुद एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगा। तो यही गैरीबाल्डी के बारे में पूरा लिखना था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसे जरूर लिख लीजिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में और इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।